नमस्कार। द्वितीय वर्ष हिंदी विभाग में आप सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर प्रदीप सरवदे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, आप सभी छात्रों का हिंदी विशेष 1 यानी काव्यशास्त्र इस पेपर का अध्यापन करने वाला हूं। हमारा जो S1 का पेपर है काव्यशास्त्र, इस पेपर का प्रथम सत्र का यह जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल मिलाकर 3 इकाइयाँ हैं, जिसके अंतर्गत यह काव्यशास्त्र जो है इसके पेपर का जो पाठ्यक्रम है इसका अध्ययन हमें करना है। हर एक इकाई को एक एक क्रेडिट जो है दिया गया है। अब हम सीधे अपने पहले टॉपिक की ओर आ जाते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वह है काव्य। काव्य का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और काव्य का स्वरूप। सबसे पहले हमें काव्य, इसका अर्थ जो है हमें जानना है। आज जिसे हम साहित्य के रूप में जानते हैं, पहले इसे काव्य के रूप में जो है कहा जाता था। आज काव्य यानी केवल कविता या काव्य के रूप में पद्य को ही काव्य जो है कहा जाता है, लेकिन साहित्य के अंतर्गत गद्य तथा पद्य इन दोनों विधाओं का जो है समावेश जो है किया जाता है। आज जिस रूप में हम साहित्य को मानते हैं, वही अर्थ जो है पहले काव्य इसका जो है लिया जाता था। काव्य का अर्थ हमें जानना है, तो इसके लिए पहले काव्य शब्द का उत्पत्तिपरक अर्थ जानने की आवश्यकता है। काव्य शब्द का उत्पत्तिपरक अर्थ है कवि की कृति। कवि द्वारा जो काव्य किया जाए उसे काव्य कहते हैं। कवि का कर्म अथवा भाव ही काव्य कहलाता है। काव्य को समझने से पहले हमें कवि शब्द को समझना आवश्यक है। कवि शब्द कु धातु के साथ अच प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। अमरकोश में कवि शब्द का अर्थ जो दिया है वह इस प्रकार है। कवते सर्व जानती सर्व वर्णयातिथि कवि ही, अर्थात सर्वज्ञ और सभी विषयों का वर्णन करने वाले को कवि कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है, सभी का वर्णन करता है तथा चारों ओर चला जाता है, उसे कवि कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि कवि शब्द प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जो रस और भावों से युक्त काव्य की रचना करता है, उसे कवि कहा जाता है। कवि कर्म ही काव्य है। इस आधार पर महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जा सकता है। अंग्रेजी में कविता के लिए पोएट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। पोएट्री शब्द पोएट शब्द से बना है, जिसका अर्थ निर्माता, रचनाकार अथवा नियामक होता है। इस तरह कवि तथा कविता शब्द के समान ही पोएट और पोएट्री भी क्रमशः सर्जक, नियामक, सर्जन एवं निर्माण का ही अर्थ देते हैं। अब हम काव्य की परिभाषाओं को देखते हैं। वस्तुतः काव्य की परिभाषा करना यह बहुत ही कठिन कार्य है, जटिल और सूक्ष्म कार्य है। उसे किसी सीमित परिभाषा में बांधना यह कठिन काम है। प्राचीन भारतीय साहित्य शास्त्री, यूरोपियन तथा आधुनिक हिंदी के जो आचार्य तथा कवियों ने अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार काव्य की परिभाषाएं दी हैं, परंतु काव्य की कोई सर्वमान्य ऐसी परिभाषा नहीं दी जा सकती। फिर भी विद्वानों ने काव्य की जो परिभाषाएं दी हैं, उसे ही काव्य के लक्षण कहा जाता है। अतः काव्य के लक्षणों के सहारे काव्य की परिभाषाएं जो दी है वह इस प्रकार है। सबसे पहले हम
संस्कृत के विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखते हैं। संस्कृत के सबसे पहले जो आचार्य माने जाते हैं, जिनका नाम है आचार्य भरत मुनि, जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने काव्य की कोई परिभाषा नहीं दी है, बल्कि उसके कुछ लक्षण बताए हैं। आरंभ में नाटक को काव्य का एक रूप मानने के कारण नाटक के संदर्भ में काव्य का विचार करते हुए आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि कोमल और मनोहर पदों से युक्त, गूढ़ शब्द और अर्थ से सहित, समझने में आसान, नृत्य योजनाओं से परिपूर्ण, रसयुक्त तथा युक्तियुक्त रचना को काव्य कह सकते हैं। स्पष्ट है कि भरत मुनि ने यह बात दृश्य काव्य के संदर्भ में कही हुई है, अतः सामान्य काव्य के लक्षण के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आचार्य भरत मुनि के पश्चात आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ में सहित का भाव ही काव्य है, अर्थात शब्द और अर्थ का संयोजन ही काव्य है। इस परिभाषा में आचार्य भामह ने शब्द और अर्थ के अतिरिक्त सहित शब्द सार्थक और विचारणीय है, परंतु यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसके क्षेत्र में काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप, दर्शन, राजनीति आदि सभी आ जाते हैं। इस कारण इसमें अतिव्याप्ति का दोष है। आचार्य भामह के पश्चात आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श ग्रंथ में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, काव्य शोभाकारण धर्मालंकारण प्रचक्षते, अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म ही अलंकार हैं। इसमें दंडी ने भामह की तरह व्यापक अर्थ में अलंकार को प्रदर्शित किया है। उनकी दृष्टि से सौंदर्य और अलंकार ही काव्य हैं। आचार्य दंडी के पश्चात आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणवानलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित, गुण युक्त तथा कभी कभी अलंकारों से रहित शब्द और अर्थ ही काव्य है। आचार्य मम्मट द्वारा दी गई यह परिभाषा काव्य जगत में काफ़ी चर्चित हुई है। इस परिभाषा की आलोचना करते हुए कई विद्वानों ने इसमें दोष बताए हैं। आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य की आत्मा को रस को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इस परिभाषा में वाक्य शब्द अभिव्यक्ति पक्ष को और रस शब्द अनुभूति पक्ष को सूचित करता है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ अनुभूति और अभिव्यक्ति को समान महत्व देते हैं। उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है, किंतु रस के अतिरिक्त काव्य के लिए अन्य आवश्यक तत्व जैसे कि अलंकार, रीति, वक्रोक्ति आदि को इस परिभाषा में स्थान नहीं दिया है और इस पर भी आक्षेप जो है उठाया जाता है। आचार्य विश्वनाथ के बाद पंडित जगन्नाथ, जिन्होंने काव्य के जो लक्षण माने हैं, उन लक्षणों के आधार पर जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है,
रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। इस परिभाषा में शब्द को अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया है। पंडित राज जगन्नाथ के मतानुसार शब्द ही चारुत्व का वास्तविक आधार है, अर्थ तो उसका प्रतिपाद्य माध्यम है। जहाँ अर्थ में काव्य सौंदर्य होता है, वहाँ भी शब्द ही उसका माध्यम होता है। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि इस लक्षण में रमणीय शब्द का प्रयोग है। इस शब्द में यह शब्द जोड़कर काव्य के उस परम रम्य और अलौकिक आनंद की ओर संकेत किया है जो कविता का प्राण तत्व है। परंतु इस लक्षण में कुछ लोग आपत्ति उठाते हुए यह कहते हैं कि काव्य के अंतर्गत शब्द में सदैव अर्थ की रमणीयता नहीं होती, पूरे वाक्य से रमणीयता प्रतिपादित होती है। अतः रमणीय अर्थ देने वाला वाक्य काव्य होना चाहिए। इस प्रकार से उपर्युक्त संस्कृत के आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार काव्य की परिभाषा दी हुई है, और इन परिभाषाओं पर विचार करने के बाद ऐसा स्पष्ट होता है कि उनमें इस बात की होड़ लगी है कि काव्य में रस या अलंकार सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंग्रेजी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम अगले वीडियो में देखते हैं।